नमस्कार मित्रों। आज हम लोग प्राचीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। प्राचीन इतिहास का जो पहला चैप्टर है, इतिहास जानने का साधन का हम अध्ययन करेंगे। जैसे ये कहा जाता है कि हमारे देश का गौरवशाली अतीत रहा है। यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग निवास करते हैं, विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि हमारे गौरवशाली अतीत का अध्ययन के लिए जो साक्ष्य हैं वे प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं। फिर भी जो साक्ष्य उपलब्ध होते हैं उन्हीं के आधार पर मैं आज आप लोगों को इतिहास का जो पहला चैप्टर है, इतिहास जानने के साधन का अध्ययन कराने जा रहे हैं। तो जो इतिहास जानने के साधन है, इतिहास जानने के साधन 3 हैं। पहला है साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो सर्वप्रथम हम बात करने जा रहे हैं कि साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य उसे कहा जाता है जिसका विवरण मुख्य रूप से साहित्य में प्राप्त होता है। तो साहित्यिक साक्ष्य को 3 भागों में बांट दिया गया है। इसमें पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है ब्राह्मणेतर साहित्य और तीसरा है लौकिक साहित्य। ब्राह्मण साहित्य उसे कहा जाता है जो मुख्य रूप से जो आर्यों का मूल ग्रंथ था, उसे ब्राह्मण साहित्य कहा जाता है। ब्राह्मण साहित्य द्वारा भी भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। फिर दूसरा है ब्राह्मणेतर साहित्य है। तो ब्राह्मणेतर साहित्य उसे कहा जाता है कि जो ब्राह्मणों अथवा वैदिक काल के बाद जिन ग्रंथों की रचना हुई, उन ग्रंथों को ब्राह्मणेतर साहित्य कहा जाता है। ब्राह्मणेतर साहित्य में मुख्य रूप से जैन ग्रंथ आ जाते हैं और बौद्ध ग्रंथ आ जाते हैं। फिर तीसरा है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य उसे कहा जाता है जो कथा के रूप में भी हो सकते हैं और कहानी के भी रूप में हो सकते हैं, जिसका ऐतिहासिक भी हो सकते हैं और अर्ध ऐतिहासिक भी हो सकते हैं। कोई निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि ये ऐतिहासिक ग्रंथ है, लेकिन भारतीय इतिहास को जानने के लिए लौकिक साहित्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम लोग दूसरे साहित्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। दूसरा साहित्य है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो पुरातत्व को 4 भागों में बांट दिया गया है। इसमें पहला है अभिलेख, दूसरा है मुद्रा और तीसरा है स्मारक और चौथा है कलाकृतियाँ अथवा बर्तन। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि अभिलेख क्या होता है। प्रत्येक शासक अपने राज्य के आदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए अपने राज्य की सीमाओं के अंतर्गत जगह जगह शिलापट्टों पे राज्य की सूचनाओं को अंकित करवाता था और जनता उन राज्य की सूचनाओं को पढ़ती थी और ठीक वैसा ही आचरण करती थी। अगर जनता राज्य के आदेशों का उल्लंघन करती थी तो उनके लिए दंड का प्रावधान किया गया था। और दूसरा है मुद्रा। प्रत्येक शासक अपने राज्य की आर्थिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने राज्य में मुद्रा का निर्माण करवाता था। मुद्रा के निर्माण से राज्य में रहने वाले अथवा राज्य में निवास करने वाले लोगों अपने वस्तुओं को आसानी के साथ खरीद सकते थे और बेच सकते थे। और तीसरा है स्मारक। प्रत्येक शासक अपने राज्य की सीमाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के भवनों का, चैत्यों का, स्तूपों का, मंदिरों का, गुहा वास्तु का निर्माण करवाते थे, जिससे उनके भी बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किस गुहा का, किस मंदिर का, किस चैत्य का, किस स्तूप का और किस विहार का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था। तो जो स्मारक है, ये भी भारतीय इतिहास जानने में यह महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और चौथा है कलाकृतियाँ। तो मानव का यह स्वभाव है, जहाँ मानव निवास करता है वहाँ विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों को वह उकेरता है और उन कलाकृतियों के माध्यम से भी
उस समय के मानव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उस समय का मानव किस प्रकार का था, उसका स्वभाव कैसा था, किस प्रकार की वो कलाकारी को पसंद करता था। और बर्तन है तो जो मानव थे तो स्वाभाविक है कि मानव अपने जीवन के लिए विभिन्न प्रकार के जीवन उपयोगी विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करते थे। उसमें बर्तनों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो बर्तनों के माध्यम से भी उस समय के मानव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इतिहास जानने का जो तीसरा साधन है, विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस समय प्राचीन भारत में जो विदेशी यात्री भारत में आए थे तो भारत में विभिन्न स्थानों पे वो भ्रमण किए थे। विभिन्न स्थानों पे भ्रमण करने के बाद जो उन्होंने भारत में जो देखा, भारत का समाज कैसा था, भारत की धार्मिक दशा कैसी थी, भारत की आर्थिक दशा कैसी थी, तो वो अपने स्वदेश चले जाते हैं, अपने देश चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद अपने यात्रा वृत्तांत में यहाँ के लोगों के बारे में जानकारी देते हैं। और उन ग्रंथों से भी भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें से प्रमुख हैं यूनानी रोमन लेखक हैं, और दूसरा है चीनी यात्री हैं, और तीसरा है अरबी यात्री हैं। इनके माध्यम से भी भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यूनानी लेखों में हेरोडोटस का नाम आता है। चीनी यात्रियों में हायान का नाम आता है, ह्वेनसांग का नाम आता है, इर्सिंग का नाम आता है, सुलेमान का नाम आता है, कि इनके यात्रा विवरण से भी इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। फिर है अरबी यात्री, जो उस समय प्राचीन भारत में जो अरब यात्री भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, तो उन्होंने भी जो भारत के लोगों को सामाजिक दशा कैसी है, आर्थिक दशा कैसी है, धार्मिक दशा कैसी है, आज विभिन्न प्रकार के पहलुओं की जानकारी अपने यात्रा वृत्तांत में दिए हैं, जिससे भारतीय इतिहास जानने में काफ़ी सहूलियत होती है। अब हम मित्रों अब एक एक करके हम अध्ययन कर रहे हैं। पहले सर्वप्रथम हम लोग अध्ययन करेंगे साहित्यिक साक्ष्य का, फिर उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे पुरातात्विक साक्ष्य का, फिर उसके बाद से हम लोग अध्ययन करेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। तो सर्वप्रथम हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। मित्रों अब हम लोग समझते हैं इतिहास जानने का जो साधन है साहित्यिक साक्ष्य है। साहित्यिक साक्ष्य को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है ब्राह्मणेतर साहित्य, और तीसरा है लौकिक साहित्य। तो सर्वप्रथम तीनों में से हम अध्ययन करने जा रहे हैं ब्राह्मण साहित्य को। तो ब्राह्मण साहित्य में इतने भागों में बांट दिया गया है, जिसमें सर्वप्रथम वेद है, वेदांग है, पुराण है, उपनिषद है, आरण्यक है, महाकाव्य है, स्मृति ग्रंथ है। तो एक एक को हम लोग समझते हैं। तो वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना अथवा ज्ञान। के आलोक में इसका प्रयोग किया गया है। तो वेद आलोक के में प्रयोग किया गया है। तो वेदों के बाद वेदांगों का नाम आता है। वेदांग उन्हें कहा जाता है जो वेदों के विषय वस्तु को समझने में हमारी मदद करते हैं, उन्हें वेदांग कहा जाता है। पुराण में विभिन्न प्रकार के कथाओं का उल्लेख किया गया है। कथाओं के साथ साथ विभिन्न प्रकार की कुछ ऐतिहासिक जानकारी भी प्रदान की गई है, इसलिए पुराण हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पुराणों के बाद उपनिषद आता है। उपनिषद शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप और निषद। उप का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु और निषद का शाब्दिक अर्थ होता है संरक्षण में। जिन ग्रंथों की रचना गुरु के संरक्षण में रह के की गई हो, उन्हें उपनिषद कहा गया है अथवा उपनिषद ग्रंथ कहा गया है। उपनिषदों के बाद आरण्यक का नाम आता है। आरण्यक का शाब्दिक अर्थ होता है वन। जिन ग्रंथों की रचना एकांत में वनों में रह के की गई हो, उन्हें आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। और छठवां है महाकाव्य। हमारे 2 महाकाव्य हैं,
रामायण और महाभारत। तो महाकाव्यों से प्राचीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि पहलुओं की जानकारी प्राप्त होती है। फिर है स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ उन्हें कहा जाता है जो किसी न किसी के याद में जिन ग्रंथों की रचना की जाती थी उन्हें स्मृति ग्रंथ कहा जाता है। आइए अब हम लोग वेद के बारे में जानते हैं कि जो चारों वेद हैं उनका विषय वस्तु क्या है। ऋग्वेद का क्या है, सामवेद का क्या है, यजुर्वेद का क्या है और अथर्ववेद का क्या है। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए जो ऋग्वेद में है तो ऋग्वेद में प्रार्थना से संबंधित जो इसका विषय वस्तु है प्रार्थना से संबंधित है। और सामवेद का जो विषय वस्तु है वह संगीत है। और यजुर्वेद का मुख्य विषय वस्तु क्या है, कर्मकांड है। और अथर्ववेद का विषय वस्तु क्या है, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। आइए हम चारों वेदों को फिर समझिए मित्रों। अब हम लोग समझते हैं कि जो चार वेद हैं उनके उपवेद कौन कौन से हैं और प्रवर्तक किससे। आइए देखिए, जो ऋग्वेद है तो ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद है और इसके प्रवर्तक कौन है, प्रजापति है। आयुर्वेद का मतलब होता है आयुर्वेद से संबंधित जो जानकारी दी गई है वो ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद में दी गई है, जिसके प्रवर्तक कौन है, प्रजापति हैं। और दूसरा जो सामवेद है तो सामवेद का जो उपवेद है वह क्या है, गंधर्व वेद है, जिसके प्रवर्तक नारद है। गंधर्व वेद का मतलब होता है प्रेम से संबंधित जितने भी इसमें उपाय बताए गए हैं वह जो सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद है, प्रेम विवाह। और यजुर्वेद का जो उपवेद है वह है धनुर्वेद। धनुर्वेद मतलब उसमें यह बताया गया है युद्ध कला से संबंधित विभिन्न प्रकार के पहलुओं की जानकारी धनुर्वेद में दी गई है, जिसके प्रवर्तक कौन है, विश्वामित्र है। और जो चौथा वेद है अथर्ववेद है। अथर्ववेद का जो उपवेद है वह शिल्प वेद है, जिसके प्रवर्तक कौन है, विश्वकर्मा है। शिल्प उसे कहा जाता है जो विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को बनाने से संबंधित है, उसे शिल्प कहा गया है। विभिन्न प्रकार के जो वस्तु को कैसे, किस वस्तु को कैसे बनाया जा सकता है उसकी जानकारी किस में दी गई है, शिल्प वेद में दी गई है, जिसके कौन प्रवर्तक हैं, विश्वकर्मा है। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे भी समझते हैं। वेद एवं उनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ। वेद एवं उनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहा गया है, तो ब्राह्मण ग्रंथ उन्हें कहा गया है जो वैदिक ग्रंथ लिखे गए थे, जो वैदिक संहिताएं लिखी गई थी उनकी व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी। उनकी वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में जो लिखा गया था उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। आइए हम लोग समझते हैं कि किसका क्या ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह ऐत्रेय है और कौशितिक है। ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह शतपथ है। और कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह तैत्तिरीय है। और सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह पंचविश है, खडविश है, संविधान है और जैमिनी है। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह क्या है, गोपथ है। तो ब्राह्मण ग्रंथों की जो रचना की गई थी वो वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए